हे गाइस, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास को शुरू करेंगे अपने इस क्विज़ के साथ। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4 क्लोज टेस्ट के और एक वन वर्ड का। आज की क्लास में आप जो भी सीखोगे सारा का सारा इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। तो मन से आपको क्लास लेनी है और 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊँगा। अब आ जाओ आज की क्लास पे। आज का आर्टिकल है फ्रोजन सडिशन 2 दिन पुराना है, लेकिन 12 मई को कोई क्लास नहीं हुई थी, इसलिए इस आर्टिकल को आज कवर करेंगे सैटरडे को। बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। राजद्रोह के कानून के रद्द हो जाने पे लिखा हुआ है भारत में, है ना। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। आज की वोकैब बहुत क्वालिटी वोकैब है, आराम से सीखो, ठीक है। चलिए, कह रहा है फ्रोजन सडिशन। देखिए, सडिशन का मतलब होता है गद्दारी। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, इसको राजद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। सडिशन मतलब राजद्रोह या गद्दारी। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं हमारे पास, ट्रीजन, म्यूटिनी और इनसबऑर्डिनेशन। ट्रीजन का मतलब होता है गद्दारी, म्यूटिनी का मतलब होता है गद्दारी के साथ में विद्रोह, हथियार भी उठा लेना, है ना, वायलेंस वाली गद्दारी। और इनसबऑर्डिनेशन में वायलेंस नहीं होती, इसके अंदर आप कानून और संविधान को मानने से मना कर देते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, इनसबऑर्डिनेशन। तो ये 3 वर्ड्स हैं अपने पास गद्दारी के सिनोनिम्स। कह रहे सेडिशन जो है ना, गद्दारी का जो कानून है, अब देश में फ्रीज हो चुका है, फ्रोजन स्टेट के अंदर आ चुका है। फ्रोजन का क्या मीनिंग है? देखो, फ्रीज वर्ड से बना है फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, V1, V2, V3। अब इस फ्रीज वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। पहला, किसी चीज़ को जमा देना, जैसे फ्रिज में पानी रखा तो पानी को जमा दिया आपने, है ना। रखते हो ना फ्रीजर के अंदर तो पानी की बर्फ बन जाती है, तो मतलब फ्रीज कर देते हो। दूसरा फ्रीज वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऑपरेशंस को रोक देना, किसी चीज़ के ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर देना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रीज वर्ड को 3 तरीके से यूज़ किया गया। द लेक इज़ मोस्टली फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर्स। जो ये लेक है, ये जो तालाब है, ज़्यादातर जो है जमा हुआ रहता है विंटर्स के दौरान। इज़ मोस्टली फ्रोजन, यहाँ पे जमने की बात हो रही है, किसी चीज़ के बर्फ़ बन जाने की बात हो रही है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, द ईडी हैज़ फ्रोजन द अकाउंट ऑफ द कंपनी। ईडी ने कंपनी के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को जमा दिया है। अब यहाँ पे बर्फ नहीं जमाई है उसकी, बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस को रोक दिया है। देख रहे हो, इंग्लिश की ये खूबी है, एक वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग्स रखता है, और बैंक में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना। तो ईडी ने फ्रोजन कर दिया है, मतलब कंपनी के अकाउंट जो हैं अब कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती। अब देखो तीसरा सेंटेंस, द लॉ हैज़ बीन फ्रोजन बाय द कोर्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स। इस लॉ को फ्रोजन कर दिया गया है, इस लॉ को रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा अगले ऑर्डर्स आने तक। तो बस यहाँ पे वही तीसरा वाला मीनिंग हमने यूज़ किया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह का जो कानून है, गद्दारी का जो कानून है, इस कानून को फ्रीज कर दिया है। अब इस कानून के अंदर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? चलो, अब ये फ्रीज वर्ड के तीनों मीनिंग्स है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कभी आपको एनकाउंटर होंगे, वहाँ पे तीनों मीनिंग्स आने चाहिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस क्लास को, अपना कंट्रीब्यूशन आप जरूर से दिया करो चैनल को ग्रो करने में, ठीक है। अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो जरूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है, किसी भी एग्जाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। 450-775 रुपये में 1-1 साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट हीड द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। कह रहे सरकार को कोई काम करना ही चाहिए, मस्ट। अच्छा, कौन सा काम भाई? मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, है ना। काम है हीड करने का। हीड का मतलब होता है किसी को सुनना, किसी की बात को, समझ गए ना, किसी की बात पे अटेंशन को पे करना। तो सरकार को पूरा ध्यान देना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए उस स्पिरिट को, उस भावना को, और किसकी? जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? सरकार को मस्ट हेल्प, सरकार को मदद करनी ही चाहिए, हेल्प करनी ही चाहिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गलत इस्तेमाल को, दुरुपयोग को, सेडिशन के लॉ के, राजद्रोह का जो कानून हमारे देश में बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार को कि राजद्रोह का कानून जो आपने बनाया है बहुत ही गलत कानून है, इससे लोगों को बड़ी, इसका मिसयूज हो रहा है लोगों के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस कानून को हम फ्रीज करते हैं।
अब सरकार का फ़र्ज़ यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भावना को समझे और सुप्रीम कोर्ट की मदद करे ताकि इस कानून का मिसयूज़ हमारी कंट्री में बंद हो। अब ये कानून क्या है, कैसे है, ये अभी आप जो है आगे देखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है मस्ट हीट और दूसरी वर्ब है मस्ट हेल्प। हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार रिपीट नहीं किया जाता, फर्स्ट टाइम आ चुकी है, एक ही सेंटेंस है, एंड के बाद फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प के बाद में प्रिवेंट लिखा हो या टू प्रिवेंट लिखा हो, बेस फॉर्म आती हो वर्ब की या टू इन्फिनिटिव आता हो, एक ही बात है। हेल्प प्रिवेंट और हेल्प टू प्रिवेंट दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। चलो हीड आप समझ गए ना, किसी की बात को सुनना, किसी को ध्यान देना। अब आपसे एक सवाल करूंगा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हीड के बाद में टू अक्सर लगा हुआ आपने देखा होगा, यहाँ क्यों नहीं लगाया गया है? गवर्नमेंट मस्ट हीड टू द स्पिरिट, अक्सर ऐसा ही लिखा जाता है, हीड के बाद में टू आता है। ऐसा कौन सा ग्रामर रूल आ गया जिसकी वजह से हमने टू प्रेपोजिशन को यहां से ओमिट कर दिया? चलो हो सकता है गलती हो, है ना, मिसप्रिंट हो। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। देखो हीड के बाद में टू आएगा और हीड के बाद में टू नहीं भी आएगा। अब इसके पीछे एक फॉर्मूला है, अगर तो हीड वर्ब है तो इसके बाद में नो प्रेपोजिशन, और अगर हीड एक नाउन है, इसकी नाउन फॉर्म भी हीड होती है, इस वर्ब की वर्ब और नाउन फॉर्म दोनों ही हीड है ना, तो इसके बाद में प्रेपोजिशन आएगी टू। तो सेंटेंस को आपको चेक करना और फिर पता लगेगा वर्ब है, नाउन है, टू लगाना है या नहीं लगाना। देख के देखें, अ जेंटलमैन शुड ऑलवेज हीड टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। एक जेंटलमैन को हमेशा सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने माँ बाप की एडवाइस पे। और वैसे ही अ जेंटलमैन शुड ऑलवेज पे हीड टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वही है इसी सेंटेंस में भी। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपने देखा जेंटलमैन है सब्जेक्ट, ठीक है, शुड है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब शुड के बाद मेन वर्ब आई है हीड। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट है आपका जेंटलमैन, शुड है आपकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके बाद में मेन वर्ब आई है पे। मेन वर्ब पे का ऑब्जेक्ट है हीड नाम का नाउन। फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो क्या करना है, यहाँ पे हीड के बाद में टू लगेगा नाउन के बाद में, और यहाँ पे हीड के बाद में टू नहीं लगेगा, है ना। अजीब फॉर्मूला, बहुत आसान है, सेंटेंस को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। शुड हीड, यहाँ पे हीड वर्ब है, शुड पे हीड, यहाँ पे वर्ब है, हीड नाउन है। तो इस तरीके से आपको हीड के बाद में टू लगाना होता है। इस केस में हीड वर्ब है इसलिए टू को नहीं लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। साथ ही ऐड करना चाहूँगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्ज़ाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। आ जाओ वो कैब शीट पे, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट के अंदर मिलेंगे, रोज़ अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप पे रखिए, आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम के आजकल काम नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए आपको मैनुअली जा करके इस नाम से ग्रुप को सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। आज के वर्ड्स हैं सेट असाइड, ले असाइड, बहुत बार कर चुके हैं, आज फिर से आ गया। फिर एक वर्ड है पेंचेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है पेंचेंट, है ना, पुराना वर्ड। एलियनेट, बहुत प्यारा वर्ड है। कोअर्शन, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कई बार कर चुके हैं इसको भी। स्ट्राइडेंट, हर बार हमें मेरे ख्याल से सबको आता ही है ये वर्ड स्ट्राइडेंट, आज फिर से जो है अपने जो है रिपीट होगा। लास्ट वर्ड है अबेयंस, इसको मैंने आज एक नए वर्ड को शीट में ऐड किया है। तो ऐसे ही आपके पुराने वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं और नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। 800,000 वर्ड्स आपके यहाँ से 1 महीने में हो जाएंगे। सेट असाइड, ले असाइड, आप जानते हो किसी चीज़ को इग्नोर करना, कैंसिल करना। खासकर कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए इस सेट और ले असाइड नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जाता है। जैसे कोर्ट हैज सेट असाइड या ले असाइड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठास फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, इग्नोर कर दिया है उस कानून को जो है आरक्षण का मराठाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में महाराष्ट्र के अंदर। तो सेट और ले असाइड का सिनोनिम होते हैं स्ट्राइक डाउन, क्वैश, एब्रोगेट, एन्यूल, है ना। एब्रोगेट नाम का इसका सिनोनिम आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इन सब का मतलब यही है, कोर्ट अपना कोई पुराना ऑर्डर या कोई कानून उसको जब कैंसिल कर देती है ना तो सेट, ले असाइड, स्ट्राइक डाउन या एब्रोगेट कर देती है।
इसका एक और मीनिंग भी है, फ्यूचर के लिए बचत करना। बचत करने वाला मीनिंग आज के आर्टिकल में नहीं आया हुआ, सेकंड वाला मीनिंग, इसको अपने डिस्कस नहीं करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है आपकी प्रवृत्ति, हिंदी में बता रहा हूँ प्रवृत्ति, किसी काम के लिए आपकी बहुत लाइकिंग हो या टेंडेंसी हो, है ना। जैसे आपकी प्रवृत्ति है रात में जगने की, जैसे आपकी प्रवृत्ति है मीठा खाने की, जैसे आपकी प्रवृत्ति है पढ़ाई से जी चुराने की, आपकी मतलब किसी की भी, तो ये आपकी टेंडेंसी या पेंचेंट है ना। माई अमेरिकन फ्रेंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर इंडियन फूड। मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, ये प्रवृत्ति है इंडियन फूड को लेकर के। किसी भी चीज़ की प्रवृत्ति आपकी लाइकिंग भी तो होती है, आप उस चीज़ को लाइक करते हो, उसके फॉन्ड ऑफ होते हो। अब पेंचेंट नाम के वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम हैं आपकी प्रवृत्ति और लाइकिंग के, इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी और फॉन्डनेस। आज इन्हीं में से एक वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, शायद टेंडेंसी जो है ना, टेंडेंसी, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। सबका मतलब है आपकी किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लाइकिंग या प्रवृत्ति। चलो, अच्छा वर्ड है पेंचेंट। अगला वर्ड है हमारे पास एलियनेट। ये वर्ड बना एलियन से, अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। आपका एक दोस्त था, आपने उसको एलियन बना दिया। अब एलियन बनाने का मतलब ये नहीं है कहीं छोड़ा है उसको आप मंगल वंगल पे। एलियन मतलब हर आदमी वो एलियन है हमारे लिए जो हमारे लिए अनजान है। एलियन मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं ना, एलियन का मतलब एक्चुअल में ये होता है। तो आपने अपने दोस्त को अनजान कर दिया, आपका अच्छा दोस्त था, आपने बोल दिया आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। तो किसी को अपना दुश्मन बना लेना, किसी से नाता तोड़ लेना कहलाता है एलियनेट करना। इस वर्ब को अपने एलियनेट करना बोलते हैं। इसको स्ट्रेंज या डिसअफेक्ट करना भी बोलते हैं। देखो स्ट्रेंज भी वैसे बना, आपने किसी को स्ट्रेंजर बना दिया, एलियनेट कर दिया, स्ट्रेंजर बना दिया, एक ही बात है ना। स्ट्रेंज मतलब इसका सिनोनिम हो गया, और डिसअफेक्ट मतलब अब उस आदमी से आपका कोई अफेक्शन, कोई प्यार नहीं रहा, इसलिए डिसअफेक्ट भी कर दिया। इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है आपका जीवन साथी। अगर किसी आदमी को अपना जीवन साथी बना रहे हो, सबको नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी को आप दोस्त बना रहे हो तो एक्चुअल में उसको स्पाउस कर रहे हो, है ना। अपने जीवन साथी की तरह किसी से दोस्ती बना रहे हो तो उससे आप स्पाउस कर रहे हो। एलिनेट का बिल्कुल उल्टा। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। छोटे मोटे विवाद जो हैं एलिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को अपने परिवारों से एलिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला वर्ड है कोर्शन। ये वर्ड बना है कोर्सिव से। कोर्शन मतलब प्रेशर या फोर्स, कंपल्शन, इंटिमिडेशन, दबाव बोलते हैं इसको हिंदी में। पुलिस शुड नॉट यूज कोर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। सिविल मामलों में जो लोग अक्यूज्ड हैं उनको तहकीकात करते हुए पुलिस को दबाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोर्शन का मतलब ये होता है डराना, धमकाना, दबाव किसी के ऊपर लगाना। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है स्ट्राइडेंट, अच्छे से जानते हैं हम। ऐसी चीज़ जो आपके कानों को बहरा कर दे, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड हो, है ना। शोर बोलते हैं ना, शोर, उसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट। द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ओवर द 3 फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है कानों को बहरा कर देने वाले क्रिटिसिज्म को 3 फार्म बिल्स को लेकर के। अब स्ट्राइडेंट को क्लैमरस, कैकोफनस और वॉसिफरस भी बोलते हैं। तीनों का मतलब होता है कर्कश, कानों में चुभे, कर्कश, है ना। लास्ट वर्ड है अबेंस, नया वर्ड है, इसको हमने ऐड कर दिया डिक्शनरी में। अबेंस का मतलब होता है सस्पेंशन, अ टेम्परेरी हॉल्ट। जैसे विद अनदर लॉस देयर ड्रीम ऑफ विनिंग द ट्रॉफी इज इन अबेंस नाउ। एक और हार के साथ ही उनका जो सपना है ट्रॉफी को जीतने का, अब वो सस्पेंडेड स्टेट में है, सस्पेंशन में है। टेम्परेरी सा पॉज लग गया है उनके सपने पे ट्रॉफी को जीतने वाले। अब हार गए हैं ना वो, अब अगला टूर्नामेंट खेलेंगे तब वो जीत पाएंगे ट्रॉफी, अगर जीतेंगे तो अबेंस का मतलब ये होता है टेम्परेरी सस्पेंशन किसी भी चीज़ का। इसको डिसकंटिन्यूएशन भी बोलते हैं। अगर सरकार ने किसी लॉ को अबेंस में डाला है तो उस लॉ को टेम्परेरीली सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। चलिए एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए कंट्री में एक लॉ है सेडिशन लॉ। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो ये राजद्रोह का कानून है। अगर देश से गद्दारी करते हो तो इस लॉ में ये इंश्योर किया जाएगा कि आप ज़िंदगी में जेल से बाहर ना निकले। बहुत ही कड़ा लॉ है ये, पूरी ज़िंदगी जेल में निकलती है। अब ये लॉ हर कंट्री में है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में हो रहा है इसका मिसयूज़। कैसे हो रहा है? आप देश से गद्दारी करो ना करो, अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल दिया तो सरकार आप पे ये लॉ लगा देगी और आपको अंदर डाल देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसयूज़ को देखा, एक्नॉलेज किया और इस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये लॉ बड़ा घटिया लॉ है, ख़राब लॉ है, इसका बड़ा इजीली मिसयूज़ हो जाता है। जब तक इसको अमेंड ना किया जाए, सुधार ना लाया जाए, इस लॉ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सब लोग इस सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का वेलकम करते हैं, वेलकमिंग टोन है आज की। साथ ही साथ सरकार से सजेशन भी है कि आप खुद से ही इस लॉ को इस तरीके से अमेंड करो कि इसका कंट्री में मिसयूज़ बंद हो।
चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को, आ जाओ। चलिए कह रहा है इन अ सब्सटेंशियल ब्लो इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंडेड द ऑपरेशंस ऑफ द सेडिशन प्रोविजन इन द कंट्रीज पिनल लॉ। कह रहा है सब्सटेंशियल ब्लो के अंदर, सब्सटेंशियल मतलब कंसीडरेबल, नोटिसिएबल, साइजिएबल, जिस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जा सके, जिसका आकार बहुत ही बड़ा हो। कह रहे एक बहुत बड़ी चोट के साथ, इन अ सब्सटेंशियल ब्लो, बहुत बड़ी चोट के साथ। अच्छा ये चोट कहाँ लगी है? ये चोट लगी है फेवर में फ्री स्पीच के, हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार के। कह रहे अभिव्यक्ति के अधिकार के हक में एक बड़ी चोट लगाते हुए सब्सटेंशियल ब्लो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सस्पेंड कर दिया है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब असरदार तरीके से। और किसको? ऑपरेशंस को, कामकाज को, सेडिशन के प्रोविजन के, राजद्रोह के कानून के, हमारी कंट्री के पिनल लॉ में, इंडियन पिनल लॉ में, आईपीसी के अंदर। तो फ्री स्पीच की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेवर किया। सेडिशन के लॉ पे एक बड़ा सा ब्लो मारा, सब्सटेंशियल ब्लो मारा, और इफेक्टिवली असरदार तरीके से उसी दिन से इसके सारे ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंडेड पिनल लॉ। आप जानते हैं इंडियन पिनल लॉ, जिसमें लिखा गया कि कौन से जो अपराध की क्या सज़ा आपको मिलेगी, है ना। सेंटेंस समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर कैसे बनी है। ब्लो यहाँ पे फेवर ऑफ हुआ है फ्री स्पीच के, फ्री स्पीच के ऊपर ब्लो नहीं मारा है, फ्री स्पीच के फेवर में इस लॉ के ऊपर ब्लो मारा गया है। अब आ जाओ इस वर्ड पे सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल आप जानते हो, मैंने बता दिया, नोटिसेबल हो, समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये तो वर्ड आप समझ गए। अब मैं आपसे चाहता हूँ, हाँ, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि सब्सटेंशियल के बाद में दूसरा जो वर्ड है सब्सटेंटिव, इसका मीनिंग सभी लोग अपने दिमाग में सोचें। कर चुके हैं कुछ नया, ये सब्सटेंटिव वर्ड जो है कई बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए। सब्सटेंशियल से कैसे अलग है, एक बार अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो, ठीक है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थॉटफुल, पेंसिव और डेलिबरेट, तीनों का मतलब है बहुत ही गहन सोच विचार के बाद हुआ हुआ कोई काम। सब्सटेंटिव डिसीजन हो सकता है, सब्सटेंटिव डिस्कशन हो सकती है ना। थॉटफुल हो, पेंसिव हो, बहुत ही जिसमें विचार विमर्श हो, गहन अध्ययन हो, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव। तो सब्सटेंशियल बहुत बड़ा आकार में, सब्सटेंटिव जिसमें बहुत ज़्यादा सोच हो, थॉट हो। अलग अलग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत करना। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस framed under section 124A be kept in abeyance. It has said in an order that will bring some welcome relief to those calling for the abrogation of section 124A of the IPC, which criminalizes any speech, writing or representation that excites disaffection against the government. कह रहे सारे के सारे पेंडिंग ट्रायल्स हैं और अपील्स हैं और जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, कह रहे जो कि जुड़ी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू हैं उन सभी चार्जेस के, उन सभी आरोपों के जो लगाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं इस सेक्शन के नीचे, सेक्शन 124A के। कह रहे सारे के सारे कानून, सारे के सारे ट्रायल्स, सारे के सारे कोर्ट केस और कानूनी कार्रवाइयाँ, इनको केप्ट किया जाए अबेयंस में। अब देखो अबेयंस वर्ड आप देख चुके हो ना, किसी चीज़ को सस्पेंडेड स्टेट में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे कोर्ट केसों को अभी सस्पेंड कर दो, हमें कोई कानूनी कार्रवाई इस लॉ के अंतर्गत जो है अंडर में नहीं चाहिए। अब ये किसने कहा? इट हैज़ सेड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कब कहा? एक ऑर्डर के अंदर, अपने एक फैसले में। वो फैसला जो विल ब्रिंग करेगा, लेकर के आएगा कुछ वेलकम वाले रिलीफ को उन लोगों के लिए, दोस्त जो कि कॉल फॉर कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं एब्रोगेशन की, कैंसलेशन की, सेक्शन 124A के IPC के, इंडियन पिनल कोड के। अब ये कौन सा सेक्शन 124A है भाई? ये वो 124A है जो क्रिमिनलाइज करता है, जो क्रिमिनल बनाता है, और किसको? किसी भी स्पीच को, किसी भी लिखावट को और किसी भी रिप्रेजेंटेशन को जो एक्साइट करे, जो भड़काए, डिसअफेक्शन को, एलिनेशन को, डिसअफेक्शन जानते हैं ना, अलगाव, एलिनेशन को सरकार के खिलाफ। तो ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारे केस बंद कर दो, हमें इस कानून पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये बात सबके लिए रिलीफ लेकर के आएगी, खास उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, कॉल फॉर कर रहे हैं कि ये 124A का एब्रोगेशन हो जाए, इस सेडिशन लॉ को देश से निकाल दिया जाए। और ये वही लॉ है जो सरकार के खिलाफ, अगर आपने डिसअफेक्शन भड़काया है ना, सरकार के खिलाफ आपने नफरत भड़काई किसी भी स्पीच, राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन में, तो आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इन तीनों की वर्ब है बी केप्ट, ठीक है। ये पूरा बना हुआ है किसमें?
प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में, जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे पैसिव है इसलिए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर एक्टिव होता तो यहाँ पे खाली कीप लिखा होता, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती। तीनों की वर्ब है बी केप्ट। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है से जुड़ा हुआ, सारी प्रोसीडिंग्स जो विद रिस्पेक्ट टू हैं जुड़ी हुई हैं चार्जेस से। इन अबेयंस का मतलब होता है इन अ सस्पेंडेड स्टेट, टेम्परेली कोई चीज़ होल्ड हुई हो। इट आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसकी वर्ब है हैज सेड। दैट की वर्ब है विल ब्रिंग, दैट आया है इस ऑर्डर के लिए जो लेकर के आएगा कुछ रिलीफ को। कॉल फॉर करना मतलब डिमांड करना। एब्रोगेशन मतलब कैंसलेशन, है ना। ले असाइड करना, सेट असाइड करना, एब्रोगेट करना, एन्यूल करना, क्वैश करना, सारे वर्ड्स देख चुके हो ना। एब्रोगेशन मतलब कैंसलेशन। फिर एक वर्ड है हमारे पास विच आया इस सेक्शन 124A के लिए। कानूनी सेक्शन है, प्रॉपर नाउन है, इसके लिए विच को यूज़ कर रहे हैं, दैट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। विच की वर्ब है क्रिमिनलाइजेस, दैट की वर्ब है एक्साइट्स, है ना। चलो आगे बढ़े। डिसअफेक्शन मतलब किसी के लिए जो नफरत बोलते हैं ना, स्ट्रेंजमेंट या एलिनेशन कहलाती है डिसअफेक्शन। विच से पहले हमेशा कोमा लगाएं, पंक्चुएशन वाली क्लास में आप सीख चुके हो। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु जो अपने पहले हमेशा कोमा लेते हैं, विच और हु के पहले कोमा लगाना। कह रहे द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशन दैट गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड स्टेट्स will refrain from registering any fresh case of sedition under the section 124A of the IPC or continuing with any investigation or taking any coercive measure under it। कह रहा है कोर्ट ने रिकॉर्ड भी कर दिया है, कोर्ट ने लिख करके बताया है अपनी होप को और एक्सपेक्टेशन को। क्या भाई? दैट वो ये कि जो सरकारें हैं, चाहे सेंटर में हैं चाहे स्टेट्स में हैं, वो पीछे हटेंगी, रिफ्रेन फ्रॉम करेंगी, परहेज करेंगी रजिस्टर करने से किसी भी नए केस को राजद्रोह का, गद्दारी का, सेक्शन 124A IPC के अंतर्गत, और या फिर कंटिन्यू विद करने के, जारी रखने के किसी भी तहकीकात को, इन्वेस्टिगेशन को, और या फिर लेने के किसी भी कोर्सिव मेजर को, किसी भी प्रेशराइज करने वाले मेजर को इस लॉ के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो ना केवल कोर्ट ने इस लॉ को सस्पेंड किया, कोर्ट ने लिख करके ऑर्डर दिया है कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी सरकार किसी भी स्टेट या सेंटर की कोई नया केस इस लॉ के अंतर्गत ना लगाए, कोई भी तहकीकात जो चल रही है उसको बंद कर दे, और कोई भी प्रेशराइजिंग मेजर इस लॉ के अंडर में यूज़ ना हो। कोर्ट की वर्ब है हैज़ रिकॉर्डेड, गवर्नमेंट्स की वर्ब है विल रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम करना, एब्सटेन फ्रॉम करना, स्टे अवे फ्रॉम करना, किसी चीज़ से परहेज करना, है ना। जैसे स्टे अवे फ्रॉम शुगर, रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, समझते हो ना। तो फ्रॉम लगा के बता दिया करो जिस चीज़ से परहेज करवाना है। चलो आगे बढ़े। कोर्सिव आप देख चुके हो, जिसमें कोर्शन हो, कंपल्शन हो, जिसमें प्रेशर या फोर्स हो। अच्छा, और कुछ इसमें देखने वाला है? नहीं है। चलो ये देख रहे हो, ये रिफ्रेन, मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ ये जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग, रिफ्रेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद, एंड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग। आपके एग्जाम में इन चीज़ों को आपका एग्जामिनर ऐसे एक्सप्लॉइट करता है। यहाँ पे लिखेगा रजिस्टरिंग, यहाँ पे लिखेगा कंटिन्यू, और यहाँ पे लिखेगा टेकन। समझ रहे हो मेरी बात को? सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तीन चीज़ों से मना किया गया है, रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग, रिफ्रेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग। ऐसे स्ट्रक्चर देखना इसलिए ज़रूरी होता है। कर द होप एंड द एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन सबमिशन दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू री एग्जामिन and reconsider the provision as part of the PM's effort to scrap outdated laws and compliance burdens। अब ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? सुप्रीम कोर्ट को ये सपना क्यों आया? कह रहा है ये सारी होप और एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये अराइज फ्रॉम होती है, निकल करके आती है। अराइज फ्रॉम होना, इमर्ज फ्रॉम होना, कहीं से निकल करके आना। कह रहे निकल करके आती है सरकार के, यूनियन गवर्नमेंट के खुद के सबमिशन से। यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ये लिख के दिया है दैट वो ये कि ये डिसाइड कर चुकी है कि ये री एग्जामिन करेगी, फिर से तहकीकात करेगी, एग्जामिनेशन करेगी और रिकंसिडर करेगी, पुनर्विचार करेगी। और किस पे? इस प्रोविज़न पे, कानून पे, सेडिशन के। और कैसे करेगी? एक हिस्से के तौर पे, एक पार्ट के तौर पे, एज पार्ट ऑफ जो है प्राइम मिनिस्टर की उन कोशिशों का, एफर्ट्स का, जो है ख़त्म कर देने का आज से पुराने लॉज को, आउटडेटेड लॉज को। ऐसे लॉज जो समझ गए ना, बाबा आदम के ज़माने के, आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है। और कंप्लायंस की बर्डन्स का, ऐसी बर्डन जिनसे हमें कंप्लाई करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला तब आया जब खुद से यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि इस लॉ के बारे में हम फिर से सोचेंगे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, इसका मिसयूज़ भी होता है, तो हम सोच रहे हैं कि इस लॉ को क्यों ना ख़त्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला
आप तो करो नहीं करो, हम आज ही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से लॉ अभी जो है ख़त्म हो चुका है। होप एंड एक्सपेक्टेशन की वो है अराइज फ्रॉम इमर्ज फ्रॉम, आप जानते हैं कहीं का किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। इट की वो है हैज़ डिसाइडेड, इट आया है गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना, गेट रिड ऑफ करना, छुटकारा पाना, है ना। आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना, बाबा आदम का। आउटडेटेड के लिए एक वर्ड है अपने पास ऑब्सोलीट, जो चीज़ आजकल यूज़ नहीं होती वो ऑब्सोलीट हो जाती है। जैसे टाइपराइटर्स आर ऑब्सोलीट, कंप्यूटर्स आ गए, अब टाइपराइटर की ज़रूरत नहीं है तो वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। चलो अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑन जो है ना, ऑन एक एडजेक्टिव, ऑन हमेशा अपने पहले क्या लेगा सर, हमेशा अपने पहले लेगा एक पजेसिव नाउन या प्रोनाउन को। ऑन एडजेक्टिव फॉर्म में बिना पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के नहीं आ सकता। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको, अपने एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। शी क्विट हर जॉब लास्ट ईयर एंड हैज़ बिन वर्किंग ऑन बिजनेस, उसने अपनी जॉब को लास्ट ईयर क्विट कर दिया और तब से काम कर रही है अपने खुद के ही बिजनेस पे। अब देखो यहाँ पे ऑन आया है, ऑन बिजनेस मतलब खुद का बिजनेस, एडजेक्टिव भी है बिजनेस वाले नाउन के लिए, है ना। अब इस ऑन से पहले एक पजेसिव होना चाहिए। अब ये बिजनेस किसका है, ये शी का है, तो शी के लिए पजेसिव प्रोनाउन होगा हर। जानते हो ना, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है एक्चुअल में, प्रोनाउन नहीं। शी के लिए हर, ही के लिए हिज, दे के लिए देयर। तो जो भी पजेसिव प्रोनाउन है अप्रोप्रिएट आपको ऑन से पहले लगाना चाहिए। वैसे ही मनीष सजेस्टेड ऑन नेम फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, मनीष ने सजेस्ट कर दिया अपना खुद का ही नाम अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। अब मनीष ने खुद का नाम किया ना, ऑन नेम, नेम नाउन के लिए, ऑन नाम का एडजेक्टिव है, तो मनीष के लिए आपको यहाँ पे पजेसिव लगाना पड़ेगा। मनीष एक लड़का है होपफुली, तो यहाँ पे हिज आएगा, तो मनीष सजेस्टेड हिज ऑन नेम। इस तरीके से ऑन से पहले आपको पजेसिव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वी के लिए आवर, आई के लिए माई, है ना। वी ऑन सेवरल शॉप्स इन द एरिया, हम ऑन करते हैं बहुत सारी शॉप्स को इस एरिया के अंदर, हम मालिक हैं उनके, तो क्या करेंगे वी के हिसाब से यहाँ लगा देंगे आवर, ठीक है। ऐसा ही करना है ना। कितने लोगों को लगता है यहाँ पे आवर ठीक है। चलो इसको बोलते हैं लकीर का फ़कीर। सर ने बताया ऑन से पहले पजेसिव आएगा, तो जहाँ ऑन दिखेगा मैं पजेसिव लगाऊंगा। पूरी बात तो सुनी नहीं। ऑन जहाँ पे एडजेक्टिव हो वहीं पे आएगा। इस नाउन के लिए ऑन एडजेक्टिव है, इस नेम के लिए ऑन एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ऑन इस शॉप्स के लिए एडजेक्टिव नहीं है। ऑन यहाँ पे एक वर्ब है, वी सब्जेक्ट है और ऑन उसकी वर्ब है। सेंटेंस में वर्ब तो होगी ना। यहाँ पे ऑन वर्ब का मतलब होता है पजेस करना, मालिक होना। हम मालिक हैं, हम पजेस करते हैं बहुत सारी शॉप्स को इस एरिया के अंदर। आ गई बात समझ में। तो ऑन यहाँ पे वर्ब है, इससे पहले नो पजेसिव, ठीक है। वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले पजेसिव मत लगाया ना, एडजेक्टिव से पहले आएगा। सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस बनेगा नहीं। वी सब्जेक्ट है, ऑन उसकी वर्ब है। बड़े आगे आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आ जाओ। perhaps realizing that its order may not be enough to deter thin-skinned and vindictive governments and politically pliant police officers from invoking it against detractors and dissenters, the court has given liberty to the people to approach the jurisdiction courts if any fresh case is registered for sedition and side in the support the present order as well as the union government's stand। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेफ गार्ड लगा दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला इस लॉ को हटा दो, फिर पुलिस को बोला कि अब किसी को गिरफ्तार मत करो, फिर भी कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दरवाज़ा खोल दिया। कह रहे शायद परहैप्स रियलाइज़ करते हुए, इस चीज़ को महसूस करते हुए, दैट वो ये कि इसका ऑर्डर खाली खाली इनफ नहीं होगा, मे नॉट बी इनफ। और किसके लिए, डिटर करने के लिए, रोकने के लिए ऐसी सरकारों को, गवर्नमेंट्स को जो एक तो थिन स्किन्ड है और दूसरी विंडिक्टिव है। विंडिक्टिव का मतलब होता है जिसमें वेंडिटा हो, जिसमें रिवेंज हो, जो बदले की भावना से तप रहा हो। तो सरकारें जो है हमारी बहुत ही विंडिक्टिव है, बड़ा जल्दी बदला लेने पे उतर आती हैं किसी भी सिविलियन से, ठीक है, विंडिक्टिव। और थिन स्किन का मतलब क्या है, जिसकी स्किन बड़ी थिंड हो, जो कि ईजिली ऑफेंस को लेता हो। इसका मतलब होता है ईजिली ऑफेंडेड, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा है थिक स्किन्ड, जो इजीली ऑफेंड ना होता हो। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा। तो कह रहा है इसने, सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ करते हुए कि इसका ऑर्डर जो है खाली खाली अपने आप में काफ़ी नहीं है, रोकने के लिए ऐसी सरकारों को, भारत सरकार की, जो बड़ी ही विंडिक्टिव है, बड़ी ही बदला लेने वाली है और बहुत ही जल्दी ऑफेंड लेने वाली है, जल्दी ऑफेंडेड भी हो जाती है। कह रहा है और ऐसे पॉलिटिकली प्लाइंड पुलिस ऑफिसर्स को
ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो पॉलिटिकली बहुत प्लायंट हैं, बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से। जिस पार्टी के लीडर ने जो बोला उसकी बात मान ली। और किससे? इन्वोक करने से। रोकना किससे इनको? इन्वोक करने से। इस लॉ को, इट को किसी भी डिट्रैक्टर के, किसी भी ऐसे आदमी के जो सरकार के खिलाफ बोलता है, डिट्रैक्ट करता है, सरकार को डिफेम करता है, और डिसेंटर के, जो आदमी सरकार से गुस्सा है। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है लिबर्टी, आज़ादी सभी भारत के लोगों को, पीपल को, कि आप अप्रोच करो अपने जुरिस्डिक्शन की कोर्ट को, जो भी आपके कोर्ट आपके जिले, गांव या शहर में लगती है। कह रहा है अगर कोई भी नया केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाए सेडिशन के नाम पर, राजद्रोह के नाम पे, और जा करके वहाँ पे साइट भी कर दो, हवाला भी दे दो अपने सपोर्ट में इस प्रेजेंट ऑर्डर के, और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को भी। तो कोर्ट ने यही बोला कि हमें पता है सरकारें बड़ी थिन स्किन्ड हैं, पुलिस वाले जो हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्लायंट होते हैं, जो पॉलिटिक्स उनको बोलती है वो कर देते हैं, सरकार बहुत जल्दी बदले की भावना भी लेती है। तो हो सकता है हमारा ऑर्डर जो है सब लोगों को रोकने के लिए इनफ ना हो, तो हम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, हमारे ऑर्डर की कॉपी लेकर के कोर्ट में खड़े हो जाओ अगर सरकार आपके खिलाफ कोई भी मामला जो है सेडिशन के नाम पे शुरू करती है। तो आ गया सेंटेंस समझ में? इट्स ऑर्डर की वर्ब है मे नॉट बी। इनफ का मतलब होता है, क्या होता है इनफ का मतलब? पर्याप्त, है ना। डिटर का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, हिंडर करना। रियलाइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। कोर्ट ने जब लिबर्टी दी तब वो रियलाइज कर रही थी इस पूरी बात की, इस पूरी बात का अनुभव कर रही थी। डिट्रैक्टर मतलब जो सरकार, जो किसी का भी क्रिटिक हो, है ना, डिफेम करे आपके खिलाफ, स्लेंडर करे, आपके ऊपर लांछन लगाए। डिसेंटर मतलब जिसको डिसेंट हो, जिसको गुस्सा हो किसी के ऊपर, समझ गए ना, रोष हो। प्लाइंट मतलब जो मेलिएबल हो, जैसे बोला वैसे कर दिया। कंप्लाइंट है, मेलिएबल है, फ्लेक्सिबल है, पॉलिटिकली आपने जैसे बोलते हो वैसे काम कर देते हैं। चलो अच्छा, फ्रेश केस की वर्ब है इज रजिस्टर्ड। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों की लिबर्टी दी है लोगों को, टू अप्रोच जुरिस्डिक्शन एंड टू साइड इन देयर सपोर्ट द प्रेजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो टू अप्रोच एंड टू साइड, यहाँ पे टू दूसरी बार है, क्या है मतलब अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस है इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने लिया, जो अपने मिस कर दी थी ना क्लास, मुझे लगा कि सैटरडे को इसको करवा लेना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है दैट द सेडिशन लॉ is being persistently misused has been recognized years ago, and courts have pointed out that the police authorities are not heeding the limitation imposed by a 1962 constitution bench of the Supreme Court on what constitutes sedition। तो ये लॉ पूरा ख़राब नहीं है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। इस लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है क्या सेडिशन है और क्या सेडिशन नहीं है। कह रहा है ये बात की दैट कि ये जो राजद्रोह का कानून है, ये गद्दारी का जो कानून है, इसको मिसयूज़ किया जा रहा है परसिस्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली। और कैसे? पैसिव वॉइस में, इज बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे ये बात की कि इस कानून को पैसिव वॉइस में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कह रहे ये बात रिकॉग्नाइज की जा चुकी है कई साल पहले, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज ईयर्स अगो। और कई सारी कोर्ट्स ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है, पॉइंट आउट किया है कि पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, हीड करती हैं उस लिमिटेशन को, उस पाबंदी को जो इम्पोज की गई थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की। और ये लगाई गई थी उस चीज़ पे कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश करेगी सेडिशन को, राजद्रोह को। तो 62 में सुप्रीम कोर्ट बड़े अच्छे से बता चुकी कि क्या राजद्रोह है, क्या गद्दारी नहीं है, सारी लिमिटेशंस भी बता चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, और सारी कोर्ट्स का भी, कि पुलिस वाले इस 62 की बेंच के जो ऑर्डर है उसकी लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। इनको जो बोला जाए ऊपर से उसी आदमी को गद्दार बना करके जेल में डाल देते हैं। ये कहना है सेंटेंस का। दैट की वर्ब है हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। सेडिशन लॉ की वर्ब है इज बीइंग मिसयूज्ड। परसिस्टेंटली मतलब लगातार। कोर्ट्स की वर्ब है हैव पॉइंटेड आउट। अथॉरिटीज़ की वर्ब है आर नॉट हीडिंग। वट की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट करना, कंपोज करना, क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना, है ना, कॉन्स्टिट्यूट करना। करा द कोर्ट has upheld the section only by reading it down to mean that it is applicable only to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence। तो 1962 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? कह रहे कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा था, इसको मेंटेन किया था, अपहोल्ड किया था इस सेक्शन को। और कैसे? महज रीड इट डाउन करके। रीड इट डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरे तरीके से बारीकी से स्पेसिफाई करना। ये कानूनी टर्म है एक, जो लॉ की टर्म में यूज़ होती है, मतलब अदालत में।
रीड इट डाउन करना मतलब ढंग से स्पेसिफाई करना बारीकी से। कह रहा है कोर्ट ने इस कानून को सिर्फ इसलिए बना करके रखा आज तक 1962 से क्योंकि इसने इसको रीड इट डाउन किया था, इसने इसको बड़े ढंग से समझाया था। और क्या मीन करने के लिए दैट वो ये कि ये कानून एप्लीकेबल होगा ओनली टू, सिर्फ उन्हीं एक्ट्स पे, उन्हीं हरकतों पे जो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करती हों। अब क्या क्या चीज़ें, एक तो इंटेंशन या टेंडेंसी हो डिसऑर्डर को क्रिएट करने की, आपका इरादा हो या आपकी प्रवृत्ति हो समाज में डिसऑर्डर लाने की, या फिर डिस्टर्बेंस लाने की हो, लॉ एंड ऑर्डर में देश के कानून के अंदर डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश आपकी हो, और या फिर आपकी वायलेंस को इंसाइट करने की कोई तमन्ना हो, आप देश में हिंसा को भड़काना चाहते हो। तो सरकार के खिलाफ कहीं भी कुछ बोल लो तो उससे कोई भी चीज़ ये वायलेट नहीं हो रही। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर ये चीज़ें वायलेट करते हो तभी आप गद्दार हो, सरकार के खिलाफ बोलना गद्दारी नहीं है। पर इस ऑर्डर को हमारी पुलिस नहीं मानती है ना, 1962 के ऑर्डर को। तो कोर्ट की वर्ब है हैड अपहेल्ड। अपहेल्ड करना मतलब मेंटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। ये एब्रोगेट, ले या सेट असाइड या ओवर रूल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें तो कैंसिल कर देते हैं एब्रोगेट में, और अपहेल्ड मेंटेन में चीज़ों को बनाए रखते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। रीड इट डाउन मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को बारीकी से स्पेसिफाई करना। इट आया है इस एडिशन लॉ के लिए, इसकी वर्ब है इज। अच्छा, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, पेंजेंट, प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी, याद है ना, आपकी टेंडेंसी है रात में जगने की, प्रोक्लिविटी इंटेंशन है आपकी रात को जगने की। अगर आपकी ऐसी इंटेंशन हो डिसऑर्डर क्रिएट करने की तो आप देश के गद्दार हो। इंसाइटमेंट टू मतलब किसी चीज़ के लिए प्रोवोकेशन, किसी चीज़ के लिए भड़काऊ बना। चलो, कह रहा है इन प्रैक्टिस द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन टू बुक एनीवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइडेंट लैंग्वेज। कह रहा है प्रैक्टिस के अंदर पुलिस वाले यूज़ करते आ रहे हैं, हैव बीन यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इस मोटी मोटी डेफिनेशन को सेडिशन की बुक करने के लिए, अंदर डालने के लिए। बुक करने का मतलब होता है केस बनाना, है ना, एफआईआर रखना। तो एफआईआर रखने के लिए, अंदर डालने के लिए ऐसे भी किसी भी इंसान को जो क्रिटिसाइज करता है सरकार को, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्राइडेंट लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में जो बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, कानों को बहरा करने वाली कर्कश हो। तो पुलिस वाले ऐसा करते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ गलत बात बोली, आप देश के गद्दार हो। तो पुलिस की वर्ब है हैव बीन यूजिंग, हु की वर्ब है क्रिटिसाइज्ड। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही कैकोफोनस, लाउड, वॉसिफेरस। आप इस वर्ड को ऑलरेडी जानते हैं। और इसमें कुछ देखने वाला है। पुलिस की वर्ब हमेशा प्लूरल रखें, पुलिस के आगे हमेशा द लगाएं। द पुलिस का मतलब ही होता है सभी पुलिस वाले, डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन पुलिस लिखा है ना खाली, तो इसका मतलब है सभी पुलिस वालों की बात हो रही है, इसलिए वर्ब हमेशा प्लूरल इसको दी जाए। कह रहा द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट इज वेदर इट ought टू ओवरराइड अ डिसीजन रेंडर्ड बाय अ 5 जज बेंच 60 years ago। कह रहा सवाल जो है ना, क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है इज, हाँ या ना, वेदर इसको ओवर रूल करना चाहिए, एब्रोगेट करना चाहिए या नहीं चाहिए एक डिसीजन को। वो डिसीजन जो रेंडर किया गया था, जिसको ला करके दिया गया था एक 5 जज की बेंच के द्वारा 60 साल पहले। तो 5 जजेस की बेंच ने ये बोला था कि हम जो है ना सेडिशन के लॉ को बना के रखेंगे, बस ये लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे तो लगता नहीं है, ये लगता है कहीं और। अब सुप्रीम कोर्ट दुविधा में आ गया है कि 60 साल पुराना 5 जजेस का जो बेंच है जिसने इस लॉ को बना के रखा था, और वो लॉ जिसका हम मिसयूज़ कर रहे हैं, अब इस लॉ, इस बेंच के जज के, इन जजेस के बेंच के ऑर्डर को हम कैसे कैंसिल कर दें, है ना। सारी दुविधा सुप्रीम कोर्ट के सामने यही है। क्वेश्चन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है ought टू ओवर रूल। रेंडर का मतलब होता है ला करके देना, किसी चीज़ को प्रोवाइड या सप्लाई करना। रेंडर के 2 मीनिंग है, किसी को कुछ, कोई चीज़ ला के देना, या फिर किसी को कुछ बना देना। मैंने आपको दोनों ही मीनिंग्स करवाए हुए हैं रेंडर नाम की वर्ड के। जैसे दे रिफ्यूज़ टू रेंडर एनी हेल्प, उन्होंने मना कर दिया सप्लाई करने से, प्रोवाइड करने से, रेंडर करने से किसी भी मदद को। और दूसरा, क्रूड प्राइसेस हैव रेंडर्ड एवरीथिंग एक्सपेंसिव, क्रूड प्राइसेस ने रेंडर कर दिया है, बना दिया है हर चीज़ को महंगा। तो रेंडर समवन समथिंग, ये अलग वाला मीनिंग है, ये स्ट्रक्चर है। और वैसे रेंडर का मीनिंग होता है किसी को कुछ प्रोवाइड या सप्लाई करना। तो ये डिसीजन जो सप्लाई किया गया था, प्रोवाइड किया गया था 5 जज की बेंच के द्वारा 60 साल पहले। बड़े आगे कह रहा है इफ इट चूजेज टू डू सो एंड स्ट्राइक्स डाउन सेक्शन 124A एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, इट मे हेल्प द लार्जर कोज ऑफ प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस। कह रहा अगर ये ऐसा चूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करना, इसी काम को करना, है ना, इस कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करना। कह रहा अगर इसने ऐसा चूज़ कर दिया और स्ट्राइक डाउन कर दिया सेक्शन 124A को,
और कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन बता करके, असंवैधानिक पाबंदी बता करके हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार पे, फ्री स्पीच पे। कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया ना तो ये हो सकता है मदद कर दे उस बड़े कॉज को, मकसद को जो है रोक देने का, दुरुपयोग को, जो है गलत इस्तेमाल को, इन सारे प्रोविजंस का जो रिलेटेड है स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस से, ऐसे ऑफेंसेस से जिसमें आपने कुछ बोला है और सरकार आपको देशद्रोही बता रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है ना तो इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को। सारे स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस के अंदर अब देशद्रोही कहलाने लोग बंद हो जाएंगे। इट की वर्ब है चूजेस और इट की वर्ब है स्ट्राइक्स डाउन और इट की वर्ब है यहाँ पे मे हेल्प। ऑफ कोर्स यहाँ पे इट आया यूनियन गवर्नमेंट के लिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और यहाँ पे इट जो है इंट्रोडक्टरी जो है सब्जेक्ट है। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंशन में डाला है ना, स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। स्ट्राइक डाउन करने का मतलब होता है इस लॉ को खत्म कर देना, तो वो काम अभी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट आने वाले फ्यूचर में। कह रहा है हाउएवर द गवर्नमेंट मे चूज टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन बाय अमेंडिंग इट so that the offense is narrowly defined to cover only acts that affect the sovereignty, integrity and security of the state as reportedly recommended by the panels of experts। कह रहा है अब सुप्रीम कोर्ट को इस दुविधा से, इस डिलेमा से सरकार बचा सकती है। कह रहा है हालांकि सरकार चूज कर सकती है रोक देना ऐसी एक सिचुएशन को, बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन, और कैसे अमेंड करके, सुधार करके इस कानून में, ताकि ताकि जो ऑफेंस है वो नैरोली डिफाइंड हो, जो भी अपराध है वो बड़े अच्छे तरीके से, बारीकी से उसकी परिभाषित हो, कवर करने के लिए उन्हीं एक्ट्स को, उन्हीं हरकतों को, वो हरकतें जो प्रभावित करती हैं देश की सॉवरेनिटी को, देश की संप्रभुता को, देश की इंटीग्रिटी को, देश की, समझ गए ना, इंटीग्रिटी, और देश की सिक्योरिटी को, स्टेट की, जैसा कि कथित तौर पे रिपोर्टेडली रेकमेंड भी किया गया है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट को धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए सरकार को, इस कानून को ढंग से अमेंड कर दे ताकि सिर्फ देश के खिलाफ कोई बोलता है, कोई इंटेग्रिटी को भंग करता है, देश की सिक्योरिटी पे अगर कोई बात आती है वहीं पे ये कानून लगाया जाए। ऐसे आपने भाजपा के, कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला तो वहाँ पे आपको जो है देशद्रोही बता के जेल में ना डाला जाए। गवर्नमेंट की वर्ब है मे चूज, ऑफेंस की वर्ब है इज डिफाइंड पैसिव वॉइस में, दैट की वर्ब है अफेक्ट। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, देश की आज़ादी, फ्रीडम, है ना। और कुछ देखने वाला है नहीं। चलो कह रहा व्हेन द गवर्नमेंट सबमिटेड दैट इट वाज रिविजिटिंग द प्रोविजन ऑन इट्स ओन, इट वाज एक्सपेक्टिंग ओनली एन इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट ऑफ द हियरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 124A, बट इट मस्ट नाउ हीड द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर एंड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। अब बता रहा है गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कोर्ट ऐसा कर देगी, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। कह रहे जब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को सामने से बोला था, सबमिट किया था, दैट वो ये कि ये सरकार जो है रिविजिट कर रही थी, रिव्यू कर रही थी, पुनर्विचार कर रही थी इस प्रोविजन पे, इस कानून पे, अपने आप से ही ऑन इट्स ऑन। कह रहे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने ये जिक्र किया था, अपना सबमिशन दिया था, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी महज एक इनडेफिनिट पोस्टपोनमेंट को, महज एक टाइमलेस डिफरेंस को। पोस्टपोनमेंट का मतलब समझते हैं ना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, और किसकी, हियरिंग को, और किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A पे। तो इस 124A की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पे कितना सही है कितना गलत है, एक हियरिंग होने वाली थी। सरकार चाहती थी कि इस हियरिंग को आगे के लिए टाल दूं, इनडेफिनिट टाइम के लिए, 5, 10, 15 सालों के लिए, और सरकार खाली ये बोल देने वाली थी कि हम जो है इस कानून को जो है ना अभी सही करने का सोच रहे हैं। तो सरकार की मंशा ये थी कि कैसे भी करके इस हियरिंग से बचा जाए, इस कानून को ख़त्म ना होने दिया जाए। लेकिन अब पड़ गया उल्टा मामला। कह रहे अब जब ये सब कुछ हो ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना चौका मौका मार दिया, मौके पे चौका, तो सरकार को अब सुनना चाहिए इस पूरी भावना को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, और टेक करना चाहिए इफेक्टिव स्टेप्स को ताकि इसके मिसयूज़ को रोका जाए। तो पूरी कहानी आपको समझ में आई है ना। इस लॉ को हटाने के लिए हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उस हियरिंग में आके सरकार ने बोला इस हियरिंग में अभी मत करवाओ हियरिंग को, हम इस लॉ को थोड़ा अमेंड करते हैं। और सरकार सोच रही थी कि इस हियरिंग को हम 10-15 सालों के लिए टालते रहेंगे, बोल करके कि ये लॉ में भी अमेंडमेंट आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा अमेंड करो, आप इस लॉ को हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो सरकार का फर्ज बनता है अब सुप्रीम कोर्ट की बात को माने और इफेक्टिव स्टेप्स ले ताकि इस लॉ को मिसयूज होने से रोका जा सके। गवर्नमेंट की वर्ब है सबमिटेड, इट की वर्ब है वॉज रिविजिटिंग, अगेन इट आया गवर्नमेंट के लिए, इट की वर्ब है एक्सपेक्टिंग, वॉज एक्सपेक्टिंग, ऑन इट्स ऑन, देखा गवर्नमेंट के लिए इट्स आया ऑन से पहले। जब भी आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है तो समझ गए ना, एडजेक्टिव इनफैक्ट नाउन फॉर्म में भी ऑन से पहले आपको
पजेसिव जो है एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे नाउन है ऑन। पोस्टपोनमेंट मतलब आगे के लिए धकेल देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। इंडेफिनिट का मतलब है टाइमलेस, सरकार चाहती थी इसको धकेले जाएं 10, 15, 20 साल तक इंडेफिनिट टाइम के लिए। इट की वर्ब है मस्ट नाउ हीड, हीड का मतलब होता है किसी की बात को सुनना। इट की दूसरी वर्ब है मस्ट नाउ टेक, मस्ट यहाँ पे दूसरी बार नहीं लिखा गया है। तो पूरा सर वर्ड फॉर वर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस हमने पोस्टमार्टम कर दिया आर्टिकल का। अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल था, इसलिए मुझे लगा कि ले लेना चाहिए सैटरडे को इस क्लास को। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। आर्टिकल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन क्विज़ को मैंने बहुत ईजी बनाया है। अब टू कोज डिसअफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग स्ट्रेंज करना होता है, एलिनेशन होता है, स्पाउस होता है, प्रोपेंसिटी होता है। ध्यान दे लेना, आपको वर्ब को यूज़ करना है, नाउन को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। टू कोज डिसअफेक्शन, इसके लिए कौन सी वर्ब यूज़ होगी? हो सकता है आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हो, दोनों सही हो, लेकिन आपको वर्ब वाला ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे वर्ब पूछिए, नाउन को नहीं पूछा है। तो देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में जाओ, सही आंसर आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लगानी है वोकैबुलरी। सबसे पहले बताना है सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, पेंचेंट और ऑब्सोलीट में से यहाँ पे क्या लगा सकते हो मीनिंग के हिसाब से। चारों का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो। फिर यहाँ पे आएगा स्ट्राइडेंट और स्ट्रिंजेंट, इन दोनों में से क्या लगेगा। स्ट्राइडेंट वर्ड आप देख चुके हो, स्ट्रिंजेंट वर्ड आप ऑलरेडी जानते हो। स्ट्राइडेंट आज आर्टिकल में आया था, स्ट्राइडेंट तो है ना, और यहाँ पे लगेगा स्ट्रिंजेंट या स्ट्राइडेंट में से क्या, ये आपको चूज़ करना है। तो देख कर लगा कर तो देख लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है हीड के बाद में टू लगाएं, एट लगाएं, कुछ ना लगाएं या विद लगाएं। तो हीड कैसे काम करता है ऑलरेडी आप देख चुके हो शुरू में क्लास के। और लास्ट में आपसे पूछा है ऑन नाम का नाउन या एडजेक्टिव कैसे यूज़ होता है। इससे पहले कैसे यूज़ करोगे, देयर लगाओगे, इट्स लगाओगे, ऑन्स लगाओगे, इसको कैसे यूज़ करना है। सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं इस क्विज पे अब अप्लाई होंगे। 5 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है, हिंट्स के साथ में डाल रहा हूँ, जाके चेक करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, और अपनी राय ज़रूर लिखा करो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर। आपके हिसाब से ये कानून कितना ज़रूरी है देश में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। मुलाकात होगी कल। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू और कोर्सेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, बैंकिंग का, एसएससी का, राइटिंग का। इस नंबर पे जाएं, व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।